स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद बलराम स्वामी में। देखिए स्टूडेंट्स, पिछले क्लास के अंदर हमने जो अधिगम टॉपिक पे टेस्ट शुरू किया था, आज उसी टेस्ट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम दूसरा टेस्ट लेकर आए हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जो प्रश्न आपके आने वाली शिक्षक भर्तियों के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज का टेस्ट शुरू करते हैं हम, जिसका पहला प्रश्न है हमारे सामने, वो है अधिगम के व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। यानी कि अधिगम जो यूनिट थी, हमने वो अधिगम की यूनिट के अंदर पढ़ा कि व्यवहार सिद्धांत जो सबसे पहले दिया था वो किस व्यक्ति ने दिया था। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, या व्यवहार सिद्धांत देने वाले व्यक्ति कौन थे। जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि अधिगम का व्यवहार सिद्धांत देने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे। तो पहले व्यक्ति, देखिए इसका आंसर क्या होगा कि अधिगम के व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। यानी कि प्रतिपादक का अर्थ ये हुआ कि अधिगम का व्यवहार सिद्धांत दिया किसने था। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, क्लार्क एल हल। यानी कि क्लार्क एल हल ने सबसे पहले, इनका पूरा नाम है क्लार्क एल हल, यानी कि इन्होंने सबसे पहले अधिगम के अंदर व्यवहार सिद्धांत दिया था और अधिगम के ऊपर व्यवहार सिद्धांत की बात कही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आज का है वो है अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है। यानी कि आपको किसी बच्चे को अधिगम करवाना है, अधिगम में सफल बनाना है, तो आप किस चीज़ को आधार मानेंगे कि वो चीज़ उसके अधिगम को सर्वश्रेष्ठ या एकदम मजबूत बना दे। तो वो कौन सी चीज़ है जो अधिगम को मजबूत बनाती है या अधिगम को सफल बनाती है। तो उसका आंसर जो होगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से इसका कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप इस लाइव क्लास के साथ जोड़िए, ताकि आने वाली शिक्षक भर्तियों जो अभी हाल ही के अंदर जो हमारी रीट होने वाली है जल्दी से जल्दी, उस रीट के अंदर आपके लिए ये महत्वपूर्ण साबित हो सके। तो देखिए स्टूडेंट, इसका जो आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है। देखिए अधिगम में अगर आपको बच्चे को सफल करना है तो दंड ये वह आरोप, अगर बच्चे को आप दंड देते हो या आरोप देते हो तो बच्चा क्या होगा कि आपकी क्लास में आने से डरेगा, वो आपकी क्लास नहीं अटेंड करेगा, डरेगा आपसे। फिर ऑप्शन है ब, पुरस्कार व प्रशंसा। देखिए पुरस्कार और प्रशंसा, ये ऑप्शन एकदम सही जचता है कि आप बच्चे को अगर पुरस्कार देते हैं, प्रशंसा कर देते हैं, परंतु क्या होगा कि ज़्यादा पुरस्कार और प्रशंसा भी बच्चे को क्या है, बिगाड़ देती है। परंतु ये आंसर भी इसका सही नहीं हो सकता। ऑप्शन सी, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। देखिए हमारे अधिगम के अंदर जब हमने थानडाई के सीखने के नियमों को पढ़ा था, तो उसके अंदर एक शब्द था कि सीखने के अंदर इच्छा शक्ति, इच्छा को जगाना, यानी कि एक कारक था सीखने का सबसे बड़ा, इच्छा। यानी कि अगर आपने बच्चे के अंदर उसकी सफलता के लिए अगर इच्छा जगा दी, तो बच्चा जो है वो उस काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, प्रेरित होगा। यानी कि अगर आपको अगर इच्छा है किसी जॉब को पाने की या किसी चीज़ को पढ़ने की, तो आप उस चीज़ को बार बार पढ़ोगे। मैथ सब्जेक्ट ऐसा है जो अब बच्चों को नहीं समझ में आता, अगर बच्चों को उसी के अंदर अगर इच्छा जागृत कर दी जाए या उनके अंदर उसे ऐसी चीज़ों से, ऐसी विधियों से पढ़ाया जाए जो विधियां उनके लिए अच्छी साबित हो, तो क्या होगा, उनके अंदर लक्ष्य प्राप्ति के प्रति क्या हो जाएगी, इच्छाएं व्यक्त हो जाएगी, और इच्छाओं से क्या होगा कि वो चीज़ों को जल्द से ज़्यादा पढ़ना पसंद करेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो है लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। देखिए पुरस्कार व प्रशंसा हो सकता है, परंतु पुरस्कार प्रशंसा बच्चे को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर दी जाए ज़्यादा संख्या में, तो क्या होगा, बच्चा बिगड़ जाता है। तो इसलिए वो चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा इसका सही आंसर होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक शरीर के अंगों का संचालन करना सीखता है किस प्रकार के अधिगम के माध्यम से। यानी कि बच्चा जो है वो शारीरिक क्रियाएं करता है, यानी कि शारीरिक क्रिया किस माध्यम से करता है, शरीर के अंगों के द्वारा करता है। तो वो किस अधिगम के कौन सा माध्यम होगा जिससे वो क्या है, शरीर के अंगों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करता है। देखिए जब हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को जब हमने बाल विकास के अंदर पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने एक शब्द पढ़ा था, गामक क्रियाएं। गामक क्रियाएं क्या थी, शरीर के द्वारा चलने की जाने वाली क्रियाएं क्या कहलाती थी, गामक क्रियाएं कहलाती थी। और गामक शब्द को जीन पियाजे ने स्कीमा शब्द के नाम से व्यक्त किया।
अब उसके अंदर हमने ये भी पढ़ा था कि जो गत्यात्मक यानी कि जो शरीर को गति देती है या काम को गति देती है, आप एक जगह खड़े हुए हो तो ये काम कर रहे हो, आपका काम अगर गति दे रहा कर रहा है तो वो किस वजह से कर रहा है, आपके शरीर के अंगों की द्वारा कर रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गत्यात्मक। क्या होगा इसका आंसर? गत्यात्मक। यानी कि गत्यात्मक अधिगम का एक ऐसा माध्यम है जिसके अंदर बच्चा जो है वो शरीर के अंगों का संचालन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। ऐसे ही पर्सन जो है आपके रीट के अंदर या जो शिक्षक भर्ती हैं जो फर्स्ट ग्रेड है या सेकंड ग्रेड है उसके अंदर अधिगम के अगर पर्सन आएंगे तो आपके इस प्रकार से उदाहरण से बनकर पर्सन आएंगे। आपको एक एग्जाम्पल दिया जाएगा और उस एग्जाम्पल से आपको बताना है कि इसमें कौन सा सिद्धांत है या कौन सा अधिगम हो रहा है। तो देखिए ये जो पर्सन है वो ध्यान से देखिएगा कि एक बालिका को साइकिल चलाना आता है। ठीक है, वह स्कूटी खरीदती है तो आसानी से स्कूटी चलाना सीख जाती है। यहाँ अधिगम का कौन सा स्थानांतरण है? देखिए अधिगम स्थानांतरण से पर्सन है ये। यहाँ पर्सन क्या आ रहा है कि एक बालिका जो है वो साइकिल चलाना जानती है। ठीक है, अब उसके बाद उसने साइकिल से क्या है स्कूटी को खरीदा और स्कूटी खरीदने के बाद में वो स्कूटी बहुत ही आसानी से सीख जाती है। यहाँ अधिगम का कौन सा स्थानांतरण हुआ? देखिए यहाँ कौन सा स्थानांतरण होगा, जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बालिका है जो साइकिल चलाना जानती है और उसे स्कूटी खरीदी और स्कूटी खरीदने के बाद में वो स्कूटी जल्दी से जल्दी सीख जाती है। तो यहाँ अधिगम का कौन सा स्थानांतरण है? तो यहाँ अधिगम का कौन सा स्थानांतरण हुआ? यानी कि साइकिल चलाना उसे आता था और उसी चीज़ से उसने स्कूटी को जल्दी सीख लिया। तो क्या हुआ यहाँ पे? सकारात्मक हुआ ना, यानी कि उसे सकारात्मक स्थानांतरण हुआ। सकारात्मक के अंदर क्या होता है कि पहले की हुई चीज़ क्या है हमारे आगे आने वाले काम के अंदर जो दोबारा हम करते हैं दूसरा काम, उस काम के अंदर हमारे क्या है पॉजिटिव रूप से क्या है हमें उसमें सहायता प्रदान करता है। यानी कि साइकिल चलाना उसके लिए फ़ायदेमंद हुआ स्कूटी चलाने के अंदर। कैसे? तो साइकिल के अंदर उसे हैंडल उसे कंट्रोल करना, ठीक है, सब चीज़ें उसने साइकिल में सीख रखी थी। उसके बाद उसे स्कूटी चलाना सीखा तो स्कूटी के अंदर उसे वो चीज़ें दोबारा नहीं सीखनी पड़ी, वही चीज़ें उसे काम आ गई वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ था? सकारात्मक स्थानांतरण हुआ है एक बच्ची के साथ में। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। विष्णु को पढ़ाई करते समय नींद भगाने के लिए चाय पीता है। विष्णु जो है वो पढ़ाई करते समय नींद भगाने के लिए चाय पीता है, परंतु चाय पीकर गहरी नींद में सो जाता है। चाय पीकर गहरी नींद में सो जाता है। यहाँ अधिगम का कौन सा स्थानांतरण हुआ है? देखिए विष्णु जो है वो नींद भगाने के लिए तो चाय का सहारा लेता है, परंतु क्या होता है कि वो चाय पीकर फिर किसी गहरी नींद में सो जाता है। यहाँ अधिगम का कौन सा स्थानांतरण होगा? तो जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका आंसर क्या होगा? नकारात्मक। यानी कि उसने उसके ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ा। चाय का कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसे। चाय भगाने के लिए नींद भगाने के लिए उसने चाय ज़रूर पी, परंतु चाय का क्या हुआ? उसे नेगेटिव रोल अदा किया चाय ने। चाय पीकर फिर से वो गहरी नींद में सो गया। यानी कि उसे पहले जो काम उसने किया था चाय का, वो चीज़ उसके आगे पढ़ने के अंदर काम नहीं आई। तो यहाँ क्या होगा? नकारात्मक स्थानांतरण होगा बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसके देन माना जाता है? देखिए क्रियात्मक अनुबंधन, ठीक है, ये सिद्धांत किसने दिया था? क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन माना जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यानी कि गेस्टाल्ट का अर्थ है,
गेस्टाल्ट का अर्थ है। देखिए हमारे अधिगम के अंदर हमने दो संप्रदायों को पढ़ा था, एक था व्यवहारवादी संप्रदाय, ठीक है, और एक था गेस्टाल्टवादी संप्रदाय, ठीक है। ये दो संप्रदाय थे जो अधिगम के अंदर से अपने अपने सिद्धांतों को देते हैं। व्यवहारवादियों का मानना था कि जो बच्चा या जो बालक जो या मनुष्य जो है वो व्यवहार से सीखता है, अपने ही व्यवहार से सीखता है या दूसरों के व्यवहार से वो चीज़ों को सीखता है। परंतु जो गेस्टाल्टवादी थे उन्होंने संज्ञान को महत्व दिया। वो कहते हैं कि संज्ञान से, अपनी सूझ से सीखता है। यानी कि दो तरह के संप्रदाय आए, दोनों ही संप्रदायों ने अलग अलग बातें कही। एक ने कही कि अधिगम जो है वो धीरे धीरे होता है, अधिगम जो होता है वो धीरे धीरे होता है। क्या होता है? धीरे धीरे होता है। और एक कहते हैं कि अधिगम जो है वो तेज गति के साथ में होता है, ठीक है। ये दो बातें इन्होंने अलग अलग कही थी। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है, गेस्टाल्ट का या गेस्टाल्टवादियों के अंदर जो गेस्टाल्ट शब्द जुड़ा हुआ है उसका अर्थ क्या होता है? व्यवहार के रूप में, परिवर्तन के रूप में, मशीनों के रूप में या समग्र रूप में? तो यहाँ पे आंसर इसका क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको इसका पता है, नहीं तो फिर हम बताएंगे। देखिए गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? समग्र रूप में। समग्र का अर्थ होता है बहुत फैली हुई चीज़ें, या हम ये कह सकते हैं कि सभी रूप में। सभी रूप में क्या है कि हम संज्ञान के माध्यम से हर वो चीज़ सीख सकते हैं जो चीज़ हमसे नहीं से। एक बच्चा जो है वो सीखने के लिए प्रयत्न करता है तो उस प्रयत्न के अंदर क्या है, उससे संज्ञान उत्पन्न होता है और सूझ उत्पन्न होती है। और उस सूझ से क्या है कि आप एक पशु को भी सिखा सकते हो और एक मानव को भी सिखा सकते हो, ठीक है। जिस प्रकार से इसके अंदर हमने जो सूझ का सिद्धांत पढ़ा था, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पढ़ा था, उसमें एक चिंपैंजी को फल के गुच्छे तक पहुंचना, उसे सूझ के माध्यम से पता लगा कि मुझे उस फल के गुच्छे को किस प्रकार से प्राप्त करना है, ठीक है। तो क्या हुआ था, कुर्ट लेविन और कॉप्का जो इसके अंदर थे, उन लोगों ने क्या किया था, एक बॉक्स के अंदर स्किनर एक चिंपैंजी था सुल्तान नाम का, उसको उसके अंदर उन्होंने क्या बंद कर दिया था। और उसके बाद में उन्होंने उसमें जो चिंपैंजी था सुल्तान, उसको सूझ उत्पन्न हुई और सूझ से उसने वो केले के गुच्छे को प्राप्त किया। तो समग्र रूप में क्या है कि एक बहुत ही विराट रूप में जो है वो गेस्टाल्ट का अर्थ माना गया है कि जो हर चीज़ को क्या है सूझ के माध्यम से सिखा सकता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और इसका क्वेश्चन जो ये एक प्रश्न जो है वो क्या है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। ये एक परिभाषा है, लर्निंग डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी कि सीखना विकास की क्या है, प्रक्रिया है। यह परिभाषा किसने दी थी? देखिए परिभाषाएं आपके लिए मनोविज्ञान विषय के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है। एक एक परिभाषा आपको आनी चाहिए और उसका पता होना चाहिए कि किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी, ठीक है। तो आपसे परिभाषा पूछी जाएगी, परिभाषा लिखी हुई होगी और आपसे पूछा जाएगा ये परिभाषा किसने दी है। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं रीट के अंदर या कोई भी अन्य भर्ती के अंदर, जो भी आपकी शिक्षक भर्तियां हैं। तो देखिए सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये परिभाषा किसने दी थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, लर्निंग डेवलपमेंट प्रोसेस, ये किसने कहा था या किसकी परिभाषा है? देखिए इसका आंसर क्या होगा, वुडवर्थ ने कहा था कि सीखना विकास की क्या है, प्रक्रिया है। अगला जो प्रश्न है हमारा वो देखिए, रीना कक्षा 2 की छात्रा है, यानी सेकंड क्लास में पढ़ती है। उसे अध्यापिका ने डंडे से पीटा। अगले दिन वह अध्यापिका के साथ में डंडा देखकर रोना प्रारंभ कर देती। अधिगम का अंतरण है, या अधिगम का अंतरण का अर्थ होता है स्थानांतरण से ही, ठीक है। अधिगम स्थानांतरण कौन सा है? यहाँ पे क्या हुआ था कि रीना जो है वो कक्षा सेकंड की छात्रा थी। उसे एक दिन पहले अध्यापिका ने उसे क्या डंडे से पीटा और अगले दिन वह अध्यापिका के हाथ में डंडा देखकर, पीटा नहीं फिर भी डंडा देखकर वो रोने लग जाती है। यहाँ अधिगम का कौन सा स्थानांतरण हुआ है? उधर हुआ है, नकारात्मक हुआ है, सकारात्मक हुआ है या द्विपार्श्विक हुआ है? तो देखिए यहाँ जो अधिगम का स्थानांतरण हुआ है वो है द्विपार्श्विक, यानी कि उसने उस चीज़ को माइंड में बिठा लिया कि अगर ये डंडा उसके हाथ में है तो शायद वो मेरे लिए ही है, वो मुझे ही मारने के लिए है। इस प्रकार की थ्योरी जो है वो बच्चों के अंदर बन जाती है। आप बच्चे को अगर क्लास के अंदर बार बार अगर आप डांटोगे किसी भी बात को लेकर तो क्या है, उसके माइंड में एक माइंड सेट बन जाएगा। उसके बाद वो प्रश्न पूछना आपसे बंद कर देगा। यानी एक बच्चा है जो आपसे कुछ प्रश्न पूछता है, क्लास के अंदर उसे नहीं समझ में आता और आप उसे डांट देते हैं तो क्या होगा, अगली बार वो उस चीज़ को नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि
क्या होगा कि उसे ये लगेगा कि सर ने मुझे पिछली बार भी डांटा था तो इस बार भी मुझे डांटेंगे। तो इस प्रकार की एक थ्योरी जो है वो बच्चे के अंदर बन जाती है। उसी प्रकार से उस रीना के अंदर भी क्या एक थ्योरी बन गई थी कि डंडे से उसे एक दिन पहले पीटा गया था, अब उसे फिर से उसी डंडे से पीटा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, कक्षा 7 का रोहन प्रारंभिक पाठों को तीव्र गति से सीखता है। यानी कि एक कक्षा 7 का बच्चा है रोहन, वो क्या है कि क्लास के जो उसका सब्जेक्ट है उसके जो प्रारंभिक पाठ है उनको तो तेज गति से सीखता है, परंतु धीरे धीरे उसके सीखने की गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एक समय ऐसा आता है कि कितने भी प्रयास करने पर वह अधिक नहीं सीख पाता है। वह प्रक्रिया कौन सी कहलाती है? देखिए, जब अधिगम रुक जाता है तो वो प्रक्रिया कौन सी कहलाती है? यहाँ सिंपल एवं सोबर भाषा के अंदर अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसका अर्थ यही है कि जहाँ अधिगम रुक जाता है या एकदम रुक जाता है, उसके आगे वो अधिगम नहीं बढ़ता है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम बात करेंगे। देखिए, इसका आंसर क्या होगा? अधिगम पठार। यानी कि अधिगम पठार का अर्थ क्या होता है कि अधिगम जहाँ रुक जाता है या एक पठार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पठार का अर्थ होता है कि उससे आगे नहीं बढ़ पाना। ठीक है, यहाँ पठार का अर्थ क्या दे रखा है कि उससे आगे नहीं बढ़ना। अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हो और सीखते सीखते अगर जहाँ आपका अधिगम या सीखने की जो गति है या सीखने की जो प्रक्रिया है, जहाँ विराम उसका उत्पन्न हो जाता है या वह जहाँ वो रुक जाती है, वहाँ क्या कहलाता है? अधिगम पठार कहलाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूजा सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रही है, उसी दौरान उसने रीट का परिणाम आ जाता है, वह असफल हो जाती है, वह दुखी होकर तैयारी बंद कर देती है, क्लार्क एल हल के अनुसार उसे आवश्यकता है। देखिए, क्लार्क एल हल ने अपने सिद्धांत के अंदर एक शब्द दिया था, वो शब्द ही इसका आंसर होगा। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो शब्द कौन सा है जो क्लार्क एल हल ने अपने सिद्धांत में बार बार उस शब्द की बात कही थी। देखिए, इसका आंसर जो होगा वो है पुनर्बलन। यानी कि सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रही थी पूजा, और फिर क्या हुआ, सेकंड ग्रेड की तैयारी करते करते बीच के अंदर उसका रीट का परिणाम आ जाता है, जिसके अंदर असफल होने के कारण वो क्या है, दुखी हो जाती है, और दुखी होने के बाद में अपनी तैयारी को बंद कर देती है, रुक जाती है, वहाँ अधिगम में आगे नहीं बढ़ती है। तो उसे आगे बढ़ाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? रीफोर्समेंट देना पड़ेगा, पुनर्बलन देना पड़ेगा, उसे उस समय कुछ ऐसा देना पड़ेगा जिससे क्या होगा कि वो अपनी अधिगम की प्रक्रिया में आगे बढ़े या अपनी तैयारी के अंदर आगे बढ़े उस दुख से उभर कर। तो उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? पुनर्बलन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अभिप्रेरणा भी हो सकता है। अभिप्रेरणा आपको होगी, सर अभिप्रेरणा क्यों नहीं है? मोटिवेशन से भी तो हम उसको आगे बढ़। देखिए, मोटिवेशन जो है वो शुरुआत में काम करता है। अब कोई व्यक्ति अगर बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर रहा है, उसे वहाँ अगर आप मोटिवेट करोगे तो वो आगे बढ़ेगा, परंतु आगे बढ़ते बढ़ते जब जहाँ उसे असफलता मिल जाएगी तो वहाँ वो रुक जाता है। किसी कारण से असफलता की वजह से वो रुक जाता है, और असफलता से अगर आगे बढ़ाना है उसे, तो उस वहाँ पे आप उस जो प्रक्रिया काम में लोगे वो रीफोर्समेंट है, उसे दोबारा से बल देना है। अपने एक बार बल देकर उसे आगे बढ़ाया और दोबारा से बल देकर फिर उसे आगे और बढ़ाएंगे, तो वो रीफोर्समेंट कहलाता है। रीफोर्समेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? पुनर्बलन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थियों को अगले कार्य के लिए तैयार करने हेतु प्रथम परिस्थिति में प्रदान किया गया पुनर्बलन अभिप्रेरणा का कार्य करता है। यह अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? यानी कि विद्यार्थी है जो अगला कोई काम करने के लिए तैयार करना है उन्हें, तो प्रथम परिस्थिति में प्रदान किया गया पुनर्बलन अभिप्रेरणा का कार्य करता है, अधिगम का सिद्धांत है। देखिए, इसका प्रश्न क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर जो होगा वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन होगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में भी क्या था कि एक जो स्किनर ने क्या किया था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के अंदर जो थ्योरी थी वो थ्योरी हमें ये इस उदाहरण के अंदर समझाई जा रही है कि विद्यार्थियों को अगले कार्य के लिए अगर हमें तैयार करना है तो प्रथम परिस्थिति में प्रदान किया गया पुनर्बलन अभिप्रेरणा का कार्य करता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, एक विकलांग बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है, इसे किस प्रतिरक्षक प्रणाली में रखेंगे? इसे किस प्रतिरक्षक प्रणाली में रखेंगे? एक विकलांग बालक है, वो अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है, तो वो अधिगम की कौन सी प्रणाली होगी?
कौन सी प्रणाली होगी? जल्दी से इसका आंसर कीजिए अगर आपको पता है तो। देखिए इसमें कौन सा क्या आंसर होगा? क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति क्या होती? क्षतिपूर्ति के माध्यम से क्या होगा कि एक जो बालक है वो कोई काम कर रहा है, वो उस काम को करने के अगर वो उसके शारीरिक रूप से अगर वो कमज़ोर है और फिर भी वो उस काम को कर रहा है तो वो क्या है? वो क्षतिपूर्ति की प्रणाली, प्रतिरक्षक प्रणाली कहलाती है। देखिए अगला प्रश्न क्या है? बुरी आदतों को छुड़ाने तथा अच्छी आदतों का निर्माण करने के लिए अधिगम का कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? देखिए बुरी आदतों को छुड़ाना है हमें और अच्छी आदतों को का निर्माण करना है तो अधिगम का कौन सा सिद्धांत काम में लिया जाता है? कौन सा सिद्धांत होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका आंसर क्या होगा? अनुकूलित अनुक्रिया। क्या आंसर होगा इसका? अनुकूलित अनुक्रिया। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? चंचल प्राय जल्दी उठने के लिए सुबह 4 बजे का अलार्म भरती है और अलार्म बजने पर वह उठ जाती है। 3-4 दिन बाद वह अलार्म बजने से पहले ही उसकी नींद खुल जाती है। यहाँ अधिगम का कौन सा सिद्धांत है? यहाँ अधिगम का कौन सा सिद्धांत है? तो यहाँ अधिगम का कौन सा सिद्धांत होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में हम आंसर करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कौन सा सिद्धांत है जो इस उदाहरण को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है? देखिए इसका जो आंसर क्या होगा वो है शास्त्रीय अनुबंधन। देखिए शास्त्रीय अनुबंधन यानी कि पावलोव ने क्या किया था अपने सिद्धांत के अंदर? पावलोव ने एक कुत्ते को क्या है कि एक बंद कमरे में रखा था और उसके सामने क्या डेली वो भोजन लेकर आता था। भोजन देने से पहले वो डोरबेल बजाता था और फिर उसे भोजन देता था। फिर धीरे धीरे क्या है उसने उस डोरबेल को बजाना प्रारंभ किया। फिर सबसे पहले उसने डोरबेल को बजाना प्रारंभ किया तो कुत्ते ने भोजन को देखकर उसके कुत्ते के मुंह से क्या आती थी? लार आती थी। परंतु कुछ समय बाद में क्या होता था? डोरबेल बजने पर ही उसके मुंह से लार आ जाती थी, यानी कि डोरबेल को उसने क्या अपना उद्दीपक बना लिया था। ठीक है, एक अनकंडीशनल स्टिमुलस बना लिया था, यानी कि एक उद्दीपक बना लिया था। किसको? डोरबेल को। तो इस प्रक्रिया इस उदाहरण के अंदर भी हमें यही बताया गया कि चंचल जो है वो जल्दी उठने के लिए 4 बजे का अलार्म बार बार वो 4 बजे उठा करती थी उस अलार्म की सहायता से। परंतु कुछ समय बाद में क्या हुआ था कि वो अलार्म बजने से पहले ही उठ जाया करती थी। ठीक है, तो उसमें क्या होता था? भोजन देने से पहले ही कुत्ते के मुंह से लार टपक जाती थी, यानी कि बार बार जब उसे भोजन दिया जाता था तो कुत्ते के मुंह से बिना भोजन दे के ही कुत्ते के मुंह से लार टपक जाती। तो इस प्रकार से ये उदाहरण होगा। इस उदाहरण का जो सही आंसर होगा वो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत होगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इमली का नाम लेने से मुँह में पानी आ जाने के कारण को निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत से जानेंगे? ठीक है, इमली का नाम लेते ही मुँह के अंदर अगर आपके पानी आता है तो वो कौन सा सिद्धांत होगा? देखिए इमली अगर मुँह में अगर पानी आता है तो इमली यहाँ पे क्या है? हमारा एक उद्दीपक है। उस उद्दीपक को देख कर अगर मुँह में अगर पानी आना तो क्या होगा वो सिद्धांत? जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। किसी भी चीज़ को देखकर कुछ भी करना, कुछ भी होना, वो क्या कहलाता है? यानी कि आपके सामने अगर इमली को रखा जाए, इमली को रख देने के बाद में क्या अगर आपके मुंह से अगर पानी आता है तो वो क्या होगा? देखिए इसका जो आंसर होगा उद्दीपक प्रतिक्रिया, यानी कि आपने इमली को देखकर प्रतिक्रिया की है। एक सहज प्रतिक्रिया जो होती है, अनकंडीशनल प्रतिक्रिया स्टिमुलस है वो आपके लिए, यानी कि भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह से लार आना, ठीक है, और या इमली को देखकर मुंह में पानी आना, वो क्या है? एक उद्दीपक के प्रति क्या है? प्रतिक्रिया है हमारी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अनुभव वह प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। परिभाषा किसने दी थी?
इसका आंसर बताइए जल्दी से। देखिए इसका आंसर क्या होगा, गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने ही कहा था कि अनुभव व प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है। यहाँ प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है हमें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमें ये बताता है कि जो अधिगम या सीखने के बारे में बिल्कुल सही सिद्ध होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती है कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। क्या हुआ कि अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है तो वह, यानी कि उसका अर्थ क्या हुआ, बच्चे ने कुछ सीखा ही नहीं। ऑप्शन तो ए। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक कारकों से प्रभावित होता है। ठीक है। ऑप्शन सी, सीखने के किसी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों को प्रभाव नहीं होता। सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। देखिए यहाँ कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारे सीखने के लिए एकदम परफेक्ट साबित होता है, कौन सा है, देखिए जल्दी से आंसर बताइए अगर आपको ये समझ में आया हो तो। देखिए इसका आंसर क्या होगा, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक कारकों को, देखिए अधिगम जो है वो संवेगात्मक कारकों को प्रभावित करता है, यानी कि हमारे संवेगों से जुड़ा हुआ होता है। संवेगात्मक, संवेग जो है वो हमारी जो संवेगात्मक क्रिया जो होती है वो अधिगम से जुड़ी हुई होती है। ठीक है। इसमें पहला ऑप्शन है कि अगर कोई बच्चा गलती करता है तो अधिगम नहीं हुआ, यानी कि ऐसा नहीं होता कि कोई काम अगर हमने सीखा है तो गलती होना एक स्वाभाविक सी बात है, गलती कर कर ही हम कुछ ना कुछ नया और सीखेंगे। सीखने के किसी चरण में सीखना संवेगात्मक कारकों को प्रभावित, संवेगात्मक कारकों को सीखना हमेशा प्रभावित करता है, ये हमें याद रखना है। सीखना मूल रूप से मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक के साथ साथ सीखना जो है वो शारीरिक प्रक्रिया भी है और संवेगात्मक प्रक्रिया भी है, तीनों प्रकार की प्रक्रियाएं होती है अधिगम। अधिगम जो है वो संवेगात्मक भी होता है और शारीरिक भी होता है और मानसिक भी होता है, तो केवल मानसिक तो नहीं होता। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक कारकों से प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। अधिगम में की यह परिभाषा किसने दी थी। जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। देखिए अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही क्या है, अधिगम है, या अधिगम की यह परिभाषा किसने दी है। देखिए ये परिभाषा दी थी गेट्स व अन्य ने। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ब, गेट्स व अन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब वह विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को करना नहीं आया। कई बार के निराशात्मक अनुभवों में असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवालों को देखते ही वह चिंतित हो जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है। देखिए प्रश्न क्या है, शास्त्री राजेश जो है वो बीमारी के कारण विद्यालय नहीं गया था 1 महीने तक, और जब गया तो उसे जो भाग के सवाल थे वो उससे नहीं हो पा रहे थे और बार बार उसे क्या असफलता हाथ लग रही थी, जिससे क्या वो चिंतित हो गया और उसने उस काम को करना ही बंद कर दिया। तो वो चीज़ क्या थी, उस सिद्धांत, हम ये जो उदाहरण है वो हमें किस सिद्धांत को दिखाता है, किस सिद्धांत के अंदर ये थ्योरी है। तो देखिए जो सिद्धांत के अंदर जो थ्योरी है वो आप जल्दी से, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर नहीं पता है तो फिर आपको मैं बताता हूँ। देखिए ऑप्शन ए को देखिए, असफलता को लेकर चिंता। ऑप्शन बी देखिए, असफलता व भग्नाशा। स, लंबे भाग के सवाल। द, लंबे भाग के सवालों को लेकर चिंता। तो ऑप्शन सारे आपको सिमिलर लग रहे हैं, बिल्कुल एक जैसे से लग रहे हैं, परंतु मनोविज्ञान की लैंग्वेज के अनुसार इसका जो आंसर क्या होगा, असफलता व भग्नाशा।
बगनाशा का अर्थ क्या होता है? अगर आप असफलता से अगर चिंतित हैं, असफलता हो को ही क्या कहते हैं हमारी मनोविज्ञान की भाषा में? बगनाशा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? अधिगम से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए ऑप्शन ए को देखिए, सीखने की प्रक्रिया में व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास अथवा अनुभव के कारण होता है। देखिए सीखने की प्रक्रिया में जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वह अभ्यास व अनुभव के कारण होता है। देखिए अधिगम की परिभाषा क्या है? अभ्यास, अनुभव, प्रशिक्षण के द्वारा क्या होगा? अधिगम होता है। अधिगम की परिभाषा क्या है? अधिगम की परिभाषा क्या है कि अभ्यास, क्या होगी अधिगम की परिभाषा? जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा कि देखिए सीखने की प्रक्रिया जो है वो हमारे अभ्यास और अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा होती है। और अभ्यास प्रशिक्षण के द्वारा कौन सी प्रक्रिया होती है? स्थायी। देखिए अभ्यास प्रशिक्षण अनुभव के द्वारा जो चीज़ हम सीखते हैं अगर वो चीज़ आपके व्यवहार में स्थायी रूप से है तो क्या होगा? अधिगम होगा। तो आपके ऑप्शन ए और बी तो बिल्कुल सही जचते हैं कि ए क्या कहता है कि सीखने की प्रक्रिया में व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास अथवा अनुभव के कारण होता है, सही है। और अभ्यास और अनुभव के कारण व्यवहार में परिवर्तन कौन सा होगा? तुलनात्मक रूप से क्या होगा? स्थायी होगा। अस्थायी परिवर्तन अधिगम नहीं कहलाता, स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। तो दो ऑप्शन और ए और बी तो बिल्कुल सही है। सही ऑप्शन देखिए, परिवर्तन व्यवहार की क्षमता व बाह्य व्यवहार दोनों में हो सकता है। अगर परिवर्तन होगा तो आपकी शरीर की जो ऊर्जा है उसको भी बढ़ाने में सहायक है, क्षमता को भी बढ़ाता है। और आपके बाह्य व्यवहार यानी कि किसी अन्य व्यक्ति से आप किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, इस प्रकार के अंदर दोनों में भी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, क्षमता यानी कि आपके शरीर के अंदर अगर कोई परिवर्तन हो रहा है या वृद्धि हो रही है या विकास हो रहा है, वो भी क्या है? आपका अधिगम है। ठीक है, और अगर आपका बाह्य व्यवहार अगर कोई परिवर्तित हो रहा है तो वो भी क्या है? आपका अधिगम है। तो ऑप्शन ए, बी और सी तीनों हमारे अधिगम की तुलना में बिल्कुल सही साबित होते हैं। इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा इसका वो कौन सा सही होगा? उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका आंसर? उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं। निम्न में से शरीर मनोवैज्ञानिक थे। देखिए शरीर मनोवैज्ञानिक कौन थे? ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जिन्होंने क्लासेस अगर यूट्यूब पे अगर आपने कोई क्लास लगाई है और अगर हम अच्छे से लगाई है तो आपको ये आंसर आना चाहिए। और मैंने ये अपनी क्लास के अंदर बताया भी है आप लोगों को कि शरीर मनोवैज्ञानिक कौन थे। स्किनर, फॉरबेल, पावलोव, वाटसन। कौन थे शरीर मनोवैज्ञानिक? जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए इसका आंसर क्या होगा? पावलोव। पावलोव जो थे वो शरीर शास्त्री थे। क्या थे? शरीर शास्त्री थे। पावलोव जो थे वो शरीर शास्त्री थे। शरीर शास्त्री का मतलब शरीर मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। कुत्ते के ऊपर उन्होंने सबसे पहले एक प्रयोग किया था। उसके अंदर उन्होंने क्या किया था? कुत्ते की गर्दन के अंदर, गले के अंदर एक पाइप नली को डालकर उससे उसकी लार को एकत्रित करके ये पता लगाया कि भोजन जब मिलने के वक्त उसकी लार जो है उसकी लार में कितनी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार के अंदर उस प्रकार का एक प्रयोग करके उन्होंने बताया था शरीर के उसमें अपने सिद्धांत के अंदर। इसलिए वो जो पावलोव थे वो शरीर शास्त्री थे, या पावलोव को शरीर मनोवैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखना सबसे पहले प्रस्तावित किया था। सीखना सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? देखिए सीखने शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। सबसे पहले इसका आंसर क्या होगा? पावलोव। पावलोव ने ही सबसे पहले सीखने शब्द का प्रयोग किया था, या इसको प्रस्तावित किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्किनर ने प्रयोग किया था। स्किनर ने किन के ऊपर प्रयोग किया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको अगर सिद्धांत पता है तो आप बता सकते हो कि स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था। स्किनर ने अपने क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत में किस किस के ऊपर प्रयोग किया था? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कि स्किनर ने अपने क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के अंदर किसके ऊपर प्रयोग किया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में किस पर प्रयोग किया था? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, चूहों व कबूतरों के ऊपर उसने प्रयोग किया था। सबसे पहले उसने चूहे को एक पिंजरे में डाला था, उसके बाद उस कबूतर के ऊपर भी उसने प्रयोग किया था। कबूतर पे क्या प्रयोग किया था? उसने एक गोल चीज़ ली थी, जिसको वो गोल घूमने वाली चीज़ थी, उसके बीचों बीच उसने क्या है कि एक दाना रखा, एक कोई भी चने का दाना या कुछ भी ऐसा रखा, जिसके ऊपर चूहा जो वो कबूतर जो है वो घूम कर क्या है उसी के ऊपर अपनी चोंच को मारता है, और वो बार बार ऐसा करता है तो वो उसी जगह पे चोंच मारना सीख जाता है। तो इस प्रकार का एक प्रयोग उसने अपने सिद्धांत के अंतर्गत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभाव का नियम प्रतिपादित किसने किया था? प्रभाव का नियम किसने दिया था? देखिए अधिगम के अंदर जब हम अधिगम के सीखने के नियमों को पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि प्रभाव का नियम, ये नियम किसने दिया था? देखिए प्रभाव का जो नियम दिया था आपको पता होना चाहिए कि थार्नडाइक जो था, थार्नडाइक ने सीखने के नियमों को दिया था, और सीखने के नियमों के अंदर एक नियम है प्रभाव का नियम। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित असत्य कथन है। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत से संबंधित असत्य कथन है या ऐसा कथन जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को व्यक्त नहीं करता। देखिए ऑप्शन ए क्या होगा, अनुक्रियाएं ऐच्छिक होती है। अनुक्रियाएं क्या होती है? ऐच्छिक होती है। ठीक है, प्राणी निष्क्रिय होता है, साचर्य निर्माण में परिणाम महत्वपूर्ण होता है, एक सही अनुक्रिया के पश्चात पुनर्बलन की प्रत्याशा होती है। देखिए ऑप्शन दे, देखिए एक सही अनुक्रिया के पश्चात क्या होगा, पुनर्बलन मिलेगा। ये बात बिल्कुल सही है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में यही हुआ था कि चूहे को एक पिंजरे में रखा गया, उस पिंजरे में क्या डिवाइडेशन थे अलग अलग। तो पहले डिवाइडेशन को उसने रोटी का टुकड़ा पाकर उसने उस डिवाइडेशन को पार किया, दूसरा फिर से रोटी का टुकड़ा पाया, उसे पुनर्बलन मिला, और फिर से उसने तीसरा डिवाइडेशन भी पार किया। तो इस प्रकार से आगे बढ़ता गया वो धीरे धीरे पुनर्बलन की सहायता से। तो ऑप्शन दे तो बिल्कुल ही सही है। देखिए साचर्य निर्माण में परिणाम महत्वपूर्ण है। तो अगर आप कोई भी अगर व्यक्ति को सिखाना चाहते हैं किसी को, उसके अंदर परिणाम जो है वो सबसे महत्वपूर्ण साबित होता है। अगर परिणाम असफल आएगा तो वो बच्चा निराश हो जाएगा, अगर सफलता वहाँ मिलती है तो उसे क्या है, पुनर्बलन या उसे मोटिवेशन मिलता है। ऑप्शन ए और बे में से देखिए, ए और ए क्या कहता है कि अनुक्रियाएं जो है वो ऐच्छिक होती है, यानी कि आप कोई भी रेस्पॉन्स करते हो तो वो इच्छा पर निर्भर होता है कि आप कौन सा रिस्पॉन्स कब और कौन सी स्थिति में करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसने कहा था प्राणी निष्क्रिय होता है। देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन में प्राणी निष्क्रिय नहीं था। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत में प्राणी निष्क्रिय नहीं था। यहाँ वो क्या हो, सक्रिय होता है, यानी चूहा जो है वो सक्रिय था, वो आगे बढ़ रहा था, उसने प्रयत्न किया था उस टुकड़े को पाने का, फिर उसने आगे बढ़ा था वो। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा असत्य होगा, प्राणी निष्क्रिय होता है, प्राणी निष्क्रिय नहीं होता कभी भी। देखिए अगला प्रश्न जो है हमारा, एक अध्यापक ने कक्षा में पढ़ाया कि हाउस का बहुवचन हाउसेज। तो देखिए हाउस का बहुवचन क्या है, हाउसेज है। इस अधिगम से विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन भी कर दिया, माउसेज। यह उदाहरण किस प्रकार से अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है? देखिए एक अध्यापक ने पढ़ाया कि हाउस का बहुवचन क्या होता है, हाउसेज होता है। ठीक है, विद्यार्थी को एक प्रश्न दिया गया कि माउस का बहुवचन बताइए, तो बच्चे ने क्या कर दिया, माउस का बहुवचन माउसेज कर दिया। उसने हाउसेज के आधार पर ही क्या कर दिया, माउस का बहुवचन भी माउसेज कर दिया। यानी कि पहले सिखाई हुई चीज़ उसने दोबारा दूसरी अधिगम प्रक्रिया के अंदर काम में लेनी चाहिए, परंतु वहाँ वो चीज़ वो करता है, परंतु वो चीज़ क्या हो जाती है, उसकी गलत हो जाती है। ठीक है, माउस का बहुवचन माउसेज नहीं होता है, हाउस का हाउसेज होता है, माउस का माउसेज नहीं होता है। यह उदाहरण उसके लिए गलत साबित हुआ था। इसलिए क्या हुआ, इसके जो ऑप्शन जो कौन सा जो ऑप्शन है जो बिल्कुल सही साबित होता है, या हम ये कह सकते हैं कि वो अधिगम स्थानांतरण हुआ था।
तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर हम आज की क्लास का यहीं एंड करते हैं। फिर हम अगली क्लास के अंदर फिर से आपके लिए एक नई टेस्ट सीरीज़ आपके लिए लेकर आएंगे, जो आपके आगे आने वाली शिक्षक भर्तियों में बहुत ही अच्छी साबित होगी, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। तो दोस्तों इसका जल्दी से हमें आंसर बताइए, फिर हम आगे आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। देखिए इसका जो आंसर क्या होगा, ऋणात्मक हुआ था, एकदम बिल्कुल नेगेटिव प्रभाव पड़ा उसके जो नए प्रक्रिया के अंदर, उसका बिल्कुल नेगेटिव प्रभाव। एक चीज़ सीखी उसके अंदर, उसने क्या हाउसेस सीख लिया, बहुवचन सीखा उसने, परंतु वही बहुवचन जब दूसरे उसके एग्जाम्पल दिया गया उसको करने के लिए, परंतु उसके अंदर वो चीज़ उसके काम नहीं आई। ठीक है, अब एक व्यक्ति जो है वो यहाँ इंडिया के अंदर गाड़ी चला रहा है और उसे अगर अमेरिका के अंदर गाड़ी चलाने के लिए बोला जाए तो उसके लिए क्या होगा, अधिगम बिल्कुल भी नकारात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। क्यों, यहाँ की जो ट्रैफिक रूल्स है वो अलग है, वहाँ के ट्रैफिक रूल्स क्या हैं, अलग है, तो वो नहीं चला पाएगा। अगर मान लीजिए हनुमानगढ़ या गंगानगर के अंदर कोई गाड़ी चला रहा है, उसे अगर हम उत्तराखंड के अंदर उन पहाड़ों के अंदर, उन वादियों के अंदर उसे अगर अब गाड़ी चलाने के लिए कह दिया जाए यहाँ के ड्राइवर को, तो वो वहाँ नहीं चला पाएगा, क्योंकि उसे चलाना जो उसने सीखा है वो यहाँ ऐसी परिस्थिति में सीखा है, एक सिंपल रोड पे सीखा है, उन पहाड़ियों के अंदर नहीं सीखा है, तो वहाँ उसके लिए वो नकारात्मक या ऋणात्मक साबित होगी वो अधिगम की प्रक्रिया। तो इसी प्रकार से बच्चे के साथ भी ऐसा ही हुआ कि हाउस का हाउसेज तो उसने सीख लिया, परंतु माउस का उसने माउसेज कर दिया हाउस के हाउसेज की तरह ही, तो वहाँ उसका वो पर्सन क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ अधिगम का कौन सा स्थानांतरण हुआ, ऋणात्मक स्थानांतरण हुआ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में फिर एक नई टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।